नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12। एक्सरसाइज 12 की परमें वगैरह तो हमने पढ़ ली थी, परमें पढ़ ली और एक्सरसाइज 12 के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1 जो नॉर्मल प्रश्नावली है, जिसमें फर्स्ट पर्सन में तो आपको खाली जगह पढ़नी है, सेकंड पर्सन सत्य असत्य है। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ देखो, ये समतल है, कोई समतल, समतल को कोई भी द्विविमीय आकृति है वो 3 भागों में बांटती है। कौन से भाग? एक तो अंत्यभाग, अंत्यभाग को बोलते हैं अभ्यांतर, बाह्य भाग, बहिर्भाग और एक स्व्यं आकृति। तो वर्त एक समतल को 3 भागों में बांटता है, अभ्यांतर अंदर का भाग, बहिर्भाग और वर्त स्व्यं। वर्त 3 भाग हो गए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, बस यही है इन खाली जगह में। देखो, वर्त का केंद्र वर्त के खाली जगह में स्थित होता है। वर्त का केंद्र कहाँ पे स्थित है? अभ्यांतर। यहाँ पे आपको पढ़ना है अभ्यांतर। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। देखो, वर्त का केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई, त्रिज्या से ज्यादा दूरी, त्रिज्या से थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो वो कहाँ स्थित होगा? बहिर्भाग में स्थित होगा। देखो, त्रिज्या के बराबर होगी, त्रिज्या से छोटी होगी तो अंदर होगा, त्रिज्या के बराबर होगी तो वर्त के स्वयं पर स्थित होगा, और त्रिज्या से थोड़ी सी अधिक है तो वो कहाँ पे स्थित होगा? बहिर्भाग। वर्त की सबसे बड़ी जीवा वर्त का क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। एक चाप खाली जगह होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। एक वर्त है, इसमें ये व्यास हो गया, इस व्यास के सिरे हों तो ये क्या होता है? एक आधा वर्त, और ये भी आधा वर्त। आधे वर्त को हम क्या बोलते हैं? अर्धवर्त। अर्धवृत्त। एक वर्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांटता है? 1, 2, 3, 3 भागों में बांटता है। प्रश्न संख्या 2। केंद्र को वर्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वर्त पर स्थित, केंद्र को वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। यह बात क्या है? सत्य। सत्य। दूसरी देखो, एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं कहलाती है। नहीं, जीवा होती है वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। एक वर्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं कहलाती है। नहीं, समान लंबाई के चाप जीवाएं नहीं कहलाते। ये दोनों अलग अलग परिभाषा है। असत्य। यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। नहीं, 3 बराबर चाप हैं तो बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं तो बराबर भाग होंगे सभी, उसमें दीर्घ और लघु भाग नहीं होंगे। सभी भाग क्या होंगे? समान होंगे। इसलिए ये क्या है? असत्य। इसका सत्य क्या होगा? सभी यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग बराबर चाप होते हैं। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो व्यास कहलाता है। सत्य। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या, 2r। अगला देखो, वर्त एक समतलीय आकृति है, बिल्कुल द्विविमीय आकृति है वर्त एक। सत्य। एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, व्यास कहलाते हैं। एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? वर्त की परिधि या वर्त स्वयं। वर्त होता है ये, ना कि व्यास होता है। व्यास क्या होता है? वर्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, और सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाता है, या त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। इसलिए ये बात हो गई असत्य। ये वर्त स्वयं की परिभाषा है, व्यास की नहीं है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, त्रिज्या नहीं कहलाती है। ये भी क्या हो गया हमारे? असत्य। निम्न में सत्य असत्य बताना है आपको, उत्तर का कारण भी देना है। देखो, एक वर्त की AB और CD क्रम से 3 सेमी और 4 सेमी की 2 जीवाएं हैं। एक वर्त है, ये वर्त हो गया,
ये 4 सेमी की जीवा है, ये 3 सेमी की जीवा है, ये वृत्त का केंद्र है, जिनके द्वारा केंद्र पर क्रम से 3 सेमी वाली जीवा का द्वारा केंद्र पर 70 डिग्री का कोण और 4 सेमी जीवा द्वारा केंद्र पर 50 डिग्री का कोण। ये बात सत्य है या असत्य? देखो हमने क्या देखा था, कल पर में पढ़ी थी कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यदि जीवाओं की लंबाई समान है तो वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करेगी, और यदि जीवाओं की लंबाई असमान है तो केंद्र पर असमान कोण अंतरित करेगी। लेकिन केंद्र में जो नज़दीक जीवा होगी, केंद्र से जो जीवा जितनी नज़दीक होगी उतना ही कोण क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब बड़ी जीवा बड़ा कोण बनाएगी, छोटी जीवा छोटा कोण बनाएगी। लेकिन यहाँ पे तो विपरीत दिया है, ये 4 सेमी वाली जीवा तो 50 का बनाएगी, 3 वाली 70 का बनाएगी, तो ये बात क्या होगी, असत्य है। एक वर्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, एक ये वर्त है जिसकी एक जीवा 10 सेमी लंबी है, दूसरी जीवा 8 सेमी लंबी है। केंद्र से क्रम से 8 सेमी 10 सेमी वाली जीवा तो कितनी दूर होगी, 8 सेमी, और 5 सेमी होगी 8 वाली, 8 सेमी वाली जीवा कितनी होगी, 5 सेमी। देखो एक बार वापस, एक वर्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेमी है, 10 सेमी और 8 सेमी है, क्रम से केंद्र से 8 सेमी और 5 सेमी की दूरी पर होगी। अभी देखो इसमें हमने पढ़ा था कि बड़ी जीवा केंद्र पर बड़ा कोण बनाएगी, छोटी जीवा केंद्र पर छोटा कोण बनाएगी। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसके बाद में जो छोटी जीवा होगी वो केंद्र के कहाँ क्या होगी, नज़दीक होगी, केंद्र से नज़दीक होगी, और बड़ी जीवा होगी वो केंद्र से क्या होगी, बड़ी जीवा है वो केंद्र के नज़दीक होगी, और छोटी जीवा है वो केंद्र से क्या होगी, दूर होगी। तो देखो अगले ने क्या दिया है कि 10 सेमी की जीवा तो 8 सेमी दूर है, 10 वाली जीवा तो कितनी दूर है, 8 सेमी, और 8 सेमी वाली जीवा कितनी दूर है, 5 सेमी। तो नज़दीक तो 5 वाली हुई केंद्र से, तो ये बात क्या है, असत्य है। बड़ी जीवा केंद्र से कम दूरी पर होती है, छोटी जीवा केंद्र से अधिक दूरी पर होती है। केंद्र से आप जितना जितना दूर जाओगे जीवाओं की लंबाई घटती जाएगी, सबसे बड़ी जीवा आपके हो जाएगी व्यास। इससे जितना दूर जाओगे उतनी लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक वर्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी प्रत्येक केंद्र से 4 सेमी दूरी हैं। 2 जीवाएं हैं जो केंद्र से 4 सेमी की दूरी पर स्थित है। आपको बताना है कि ए बी और सी डी बराबर हो गए क्या, ये बात है सत्य। क्यों? क्योंकि समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं, और यदि समदूरस्थ हैं जीवाएं तो वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ओ डैश केंद्र वाले 2 सर्वांग समवर्त ए और बी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 वर्त हैं, ओ केंद्र का वर्त और ओ डैश का केंद्र का वर्त, ए और बी। आपको बताना है कि इसमें ये जीवा बना दी मैंने ए बी, ये जीवा केंद्र पर जो कोण बनाएगी वही कोण इस केंद्र पर बनाएगी, ओ डैश पर। क्यों? क्योंकि सर्वांग समवर्त है, सर्वांग समवर्त कहो चाहे, सर्वांग समवर्त का मतलब उनकी त्रिज्याएं वर्तों की क्या है, समान है। त्रिज्याएं समान है तो समान लंबाई की जीवा केंद्र पर क्या कोण अंतरित करेगी, समान कोण अंतरित करती है। एक ही जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी और ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी। ये क्या बात है, सत्य। 3 सरेख बिंदुओं से कितने वर्त खींचे जा सकते हैं, 0। कोई वर्त नहीं खींचा जा सकता। 3 असरेख बिंदुओं से 1 वर्त खींचा जा सकता है। इसका बिंदुपथ अस्तित्व में नहीं है। इसका बिंदुपथ इनको मिलाने वाले वर्त का केंद्र या त्रिभुज का परिकेंद्र। तो ये बात है असत्य, 1 नहीं। कितने वर्त खींचे जा सकते हैं, 0। 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेमी। 2 बिंदु हैं ए और बी, इससे ओ बिंदु से 4 सेमी त्रिज्या का एक वर्त हमने खींच दिया जो इन दोनों से होकर गुजरता है। क्या ए बी 8 सेमी है? हाँ, ए बी 8 सेमी है।
आर बराबर त्रिज्या कितनी है 4 सेमी, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 2r बराबर 2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 सेमी। प्रश्न संख्या 2, यदि वर्त की त्रिज्या 13 सेमी है, इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेमी हो, तो इस जीवा की वर्त के केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है आपको। दूरी हमेशा हम ज्ञात करते हैं वो लंबवत ज्ञात करते हैं। एक वर्त है जिसका केंद्र है O और जीवा है, जीवा की लंबाई है 10 सेमी और इसकी त्रिज्या की लंबाई है 13 सेमी। आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी OAB, और ये बिंदु C पर काटती है, C 10C। OC का मान ज्ञात करना है, तो देखो जीवा पर लंब है AB, OA बराबर 13 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेमी। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है OC, तो OC लंब है किस पर, AB पर। त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से हमें इस AB का मान है 10 सेमी, हमें किसका मान चाहिए AC का, तो AC बराबर क्या हो जाएगी AB बटा 2। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखो OA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OA का मान 13 का स्क्वायर बराबर AC का मान 5 का स्क्वायर प्लस OC का मान OC का स्क्वायर। 13 का 169, 5 का 25 प्लस OC स्क्वायर। OC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25। OC स्क्वायर बराबर 169 में से 25 घटाए 144। OC स्क्वायर बराबर 144, OC बराबर 144 का रूट। OC बराबर कितना आ गया हमारे पास 12 सेमी। देखो त्रिज्या कितनी है 13 सेमी है और जीवा कितनी है 10 सेमी है। हमें OC का मान ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर कितनी हो जाएगी, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है 5 सेमी, ये 13 है, 13 का वर्ग 129, 5 का 169, 5 का 25 घटाया तो कितना बचता है 144, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 सेमी OC। वर्त की दो जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाइयां क्रम से 6 सेमी और 12 सेमी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और वर्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यह हो गया हमारा वर्त। दो जीवाएं हैं, ये वर्त का केंद्र O, एक जीवा है AB और दूसरी जीवा है CD, केंद्र से समांतर हैं और एक ही ओर स्थित है। यदि AB और CD के बीच 3 सेमी दूरी है, AB और CD दोनों के बीच में दूरी कितनी है 3 सेमी है, EF कितनी है 3 सेमी दूरी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये त्रिज्या बना दी, ये त्रिज्या बना दी। देखो पहले वाला जो प्रश्न था उसी तरह का प्रश्न है, इसमें 2 है, उसमें एक ही त्रिभुज था। अब देखो वर्त, यदि वर्त की दो जीवाएं AB और CD की लंबाई क्रम से 6 सेमी और 12 सेमी है, 6 सेमी वाली जीवा है ये, दूसरी जीवा AB की लंबाई है 6 सेमी AB, और जीवा CD की लंबाई कितनी है 12 सेमी टोटल। तो देखो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेमी और ये कितनी हो जाएगी 6 सेमी। माना त्रिज्या बराबर कितनी है x सेंटीमीटर मान लिया हमने, और ये ऊंचाई कितनी है y सेंटीमीटर मान ली। अब देखो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से और इस त्रिभुज में भी पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ODE में OD बराबर कितनी है x सेमी, DE बराबर 6 सेमी। क्यों,
DC बराबर 12 सेमी, और ये क्या हो जाएगी DC की आधी। जीवा पर डाला गया लंब क्या हो जाएगा, जीवा को देखो यहाँ पे हल करते हैं, DC बराबर 12 सेमी, DE बराबर 12/2 बराबर 6 सेमी। कारण जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो त्रिभुज ODE में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ODE में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान x का स्क्वायर, आधार का मान DE का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस OE का स्क्वायर y का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 6 का 36, 6 का वर्ग 36 y स्क्वायर। x स्क्वायर का मान है ये, y स्क्वायर का मान ज्ञात करो आप। y स्क्वायर बराबर 36, x स्क्वायर में से 36 क्या हो जाएंगे माइनस, x स्क्वायर माइनस 36 समीकरण नंबर 1। त्रिभुज OAF में, OAF इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय वही OF बराबर कितना हो जाएगा OE प्लस EF। OF बराबर OE का मान देखो कितना है y, और OF का मान 3, y प्लस EF का मान 3 सेमी। इसके बाद में हम ज्ञात करेंगे AF का मान। AF बराबर क्या हो जाएगा AB/2। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। AB बराबर 6/2, AF बराबर 3 सेमी। त्रिभुज OAF में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखो पाइथागोरस प्रमेय वही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर OF का स्क्वायर। कर्ण OA स्क्वायर x स्क्वायर। त्रिज्याएं, वर्ग की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। OA बराबर OD बराबर x सेमी। हमने ये मानना है, मानना यहाँ पे लिखेंगे, मानना OD बराबर x सेमी, और OE को हमने क्या मानना है, OE बराबर, मानना OE बराबर y सेमी। x स्क्वायर बराबर AF का मान कितना है 3 प्लस y, या y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस देखो AF का मान है हमारे 3, और OF का मान रख दिया, AF का मान 3 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 9। x स्क्वायर प्लस बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18। अब देखो x स्क्वायर का मान हम y के पदों में लिखेंगे। x स्क्वायर का मान यहाँ पे हम लिखेंगे y के पदों में, क्योंकि यहाँ पे 6y है। आप y का मान भी रख सकते हो, y का मान रखोगे तो x और y दो अचर पद आएंगे। तो हम समीकरण नंबर 1 इसको न देके इसी को समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 से मान रखो, समीकरण 1 से x स्क्वायर का मान क्या होगा 36 प्लस y स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 18, 6y प्लस 18। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 6y है, 36 प्लस
36 बराबर बराबर है 36 बराबर 6y प्लस 18, 6y है जैसे ही, और 36 माइनस 18, 6y बराबर 36 में से 18 घटाओ कितना बचता है 18, y बराबर 18/6, y बराबर मान आ गया हमारे पास 3 सेमी। y का मान 3 सेमी आ गया। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, x का ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, ये रहा समीकरण 1, एक्स स्क्वायर बराबर 36 प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 36 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 36 और 9 कितने होते हैं 45, एक्स स्क्वायर बराबर आया हमारे पास 45। तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 45 है, वर्गमूल करो, x बराबर √45 और x बराबर 45 क्या होता है 9 × 5 होता है, 45 होता है 9 × 5, 9 का वर्गमूल 3, 5 का वर्गमूल √5, 3√5 सेमी। यही हल है। यदि आप √5 का मान रखना चाहो तो √5 का मान होता है 2.24, वो मान रख के हल कर सकते हो और यहाँ तक हल करते हो तो भी ठीक है। प्रश्न संख्या 4, आकृति में दो समान जीवाएं AB और CD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करती हैं। सामने आपका आकृति है। सिद्ध कीजिए कि चाप DA और चाप CB बराबर है। चाप DA और चाप CB, इन दोनों चापों को बराबर बताना है। तो देखो, जीवा AB द्वारा बनाया गया चाप AB और जीवा CD द्वारा चाप बनाया गया चाप CD आपस में बराबर है। समान जीवाएं समान चाप अंतरित करती हैं और चाप DA और CB आपको क्या करना है, बराबर करना है। दो समान जीवाएं, देखो दोनों AB और CD समान जीवा है, तो दोनों चाप में से मैंने चाप BD माइनस कर दिया, तो इसमें से AD बचेगा और इसमें से CB बचेगा। यही सिद्ध करना है। तो देखो दिया है माना एक वर्त है जिसका केंद्र है O, माना O वर्त का केंद्र है तथा AB बराबर जीवा CD है। ये दिया है हमें, AB बराबर जीवा CD है। अब देखो आगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि चाप DA बराबर चाप CB। इसके बाद में देखो, रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति में जीवा AB बराबर जीवा CD, समान जीवाएं समान चाप बनाती है। दो जीवाएं समान है तो वो समान चाप बनाएगी। चाप AB बराबर चाप CD, ये चाप का चिन्ह है। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 में से मैं चाप BD क्या करूँगा, माइनस। तो समीकरण 1 में से चाप BD, या तो ये चिन्ह लगा सकते हो या चाप लिख दिया हमने, घटाने पर चाप AB माइनस चाप BD बराबर चाप CD माइनस चाप BD। चाप माइनस कर दिया। अब देखो AB पूरा है, AB में से BD माइनस कर दिया तो क्या बच गया, चाप AD। और CD पूरा है, इसमें से भी BD माइनस कर दिया तो चाप क्या बच गया, CB, चाप CB। यही सिद्ध करना है, सिद्धम। प्रश्न संख्या 5, आकृति आपके सामने AB और CD दो जीवाएं हैं। देखो ये जीवा हो गई CD और ये जीवा हो गई हमारे AB, समान है दोनों।
जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी दिया है। वर्त में जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी और समान जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। ओ एम और ओ एन बराबर हो गई। इस वजह से ओ एम लंब ए बी, ओ एम ए बी पर लंब है, ओ एन लंब सी डी, ओ एम लंब ए बी व ओ एन लंब सी डी है। तो आपको सिद्ध करना है कि ओ एम एन और ओ एन एम ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो कैसे सिद्ध होंगे। जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। या तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो, या देखो एक और विधि सरल है, इससे भी सरल। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, दूरी हमेशा लंबवत मानते हैं, लंबवत दी है हमें। तो ओ एम और ओ एन बराबर हो गई। त्रिभुज ओ एम एन में समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। बहुत सरल है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ओ एम एन ओ एन एम कोण, रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं और हमें लंबवत दूरी दी है। तो ओ एम बराबर किसके होगी, ओ एन के। समीकरण नंबर 1। त्रिभुज ओ एम एन में ओ एम एन में ओ एम बराबर ओ एन, अतः त्रिभुज ओ एम एन सम द्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। तो ओ एम के सामने का कोण देखो, ओ एम भुजा के ओ एन एम बराबर ओ एम एन, समान भुजा के सामने के कोण, सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कोई पुराना वीडियो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहाँ पे आप देखिए। धन्यवाद।